नमस्कार, जोहार। कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बड़ी खबर इस समय की, बड़ी खबर से आपको रूबरू करा चुके हैं और वो बड़ी खबर यह है कि चंपाई सोरेन की जगह मंत्रिमंडल में रामदास सोरेन को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शामिल करने का फैसला लिया है। नाम भी सार्वजनिक कर दिया गया है। लेकिन यह बड़ी खबर नहीं है। बड़ी खबर वो है जो हम आपको बताने वाले हैं और वो खबर है इस सवाल का जवाब कि आखिर रामदास सोरेन ही क्यों। चंपाई सोरेन के कद के बराबर है क्या रामदास सोरेन, या उनसे ज्यादा प्रभावशाली चुनाव के समय जेएमएम के लिए साबित हो सकते हैं? आखिर क्या सोचकर रामदास सोरेन पर अपना सब दांव लगा दिया है चंपाई सोरेन के धोखा देने के बाद, ये हम जानेंगे। हमारे साथ डिजिटल हेड आशुतोष मिश्रा जुड़ रहे हैं और उनसे समझने का प्रयास करते हैं कि सबसे पहले तो आखिर ये हैं कौन छुपे रुस्तम जिन पर चंपाई सोरेन के जाने के बाद हेमंत सोरेन ने इतना भरोसा जताया कि अब मान लीजिए गिने चुने दिन बचे हैं सरकार के और उसमें भी मंत्रिमंडल में जगह दे दी। रामदास सोरेन कौन है छुपे रुस्तम? देखिए, छुपे रुस्तम नहीं है, कोल्हान के बड़े नेता हैं और चंपाई सोरेन के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो रामदास सोरेन का ही है। घाटशिला के विधायक हैं, 61 साल उम्र हैं और जिस तरीके से चंपाई सोरेन ने शिबू सोरेन के साथ रह कर के आंदोलन किया था झारखंड को अलग करने का या फिर विस्थापितों के लिए, उन तमाम आंदोलन में 61 साल के रामदास सोरेन की भी दमदार उपस्थिति रही थी। और यही वजह है कि चंपाई सोरेन के काट के रूप में अगर कोई सबसे पहला नाम आ रहा था कोल्हान में तो वो रामदास सोरेन का था। हालांकि बीच में वो अस्वस्थ हुए थे, तब ये कहा जा रहा था कि दीपक बिरुआ को कोल्हान टाइगर के रूप में हेमंत सोरेन प्रमोट कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन रामदास सोरेन के कद के शायद मंत्री बनाए जाने के बाद भी दीपक बिरुआ नहीं हो सके थे, उतना प्रभाव उनका नहीं था। यही वजह है कि रामदास सोरेन की लॉटरी लगी है। हालांकि 2 दिन पहले रामदास सोरेन की मुलाकात हेमंत सोरेन से हुई थी। उस वक्त तक क्लियर हो चुका था कि चंपाई सोरेन बीजेपी में जा रहे हैं और वो रेजिग्नेशन भी देंगे 28 तारीख को, बीते कल को। तो हो सकता है कि इस मुद्दे पर बातचीत हुई हो, उनका मन टटोला गया होगा, उनको नई रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया गया होगा। लेकिन आज के बारे में खबर है कि ये जब अनाउंसमेंट हुआ तब वो घाटशिला में एक कार्यक्रम में थे और जिस तरह से उनका एक्सप्रेशन है, जो लोकल रिपोर्टर से मेरी बात हुई है, उनको यकीन नहीं हो रहा था कि सही में मैं मंत्री बन गया। हालांकि एक बात का ये कहा जा सकता है, अफसोस नहीं कहेंगे, चूंकि एक बार मंत्री बन गए तो आने वाले दिनों में चाहे जो भी हो पूर्व मंत्री का टैग जरूर लग जाएगा चुनाव के बाद भी, और पूर्व मंत्री को मिलने वाली सारी सुविधाएं उनको जरूर मिलेगी। लेकिन मंत्री इतने कम टेन्योर के लिए क्यों बनाया गया है? चूंकि अब कभी भी नोटिफिकेशन निकल सकता है, आचार संहिता लागू हो सकती है, चुनाव होने वाला है, तो इसके पीछे क्या भी रीजन है। आपको याद होगा कि हफीजुल हसन को मंत्री बना करके ही हाजी हुसैन के पुत्र हैं वो, उनको चुनाव में विधायक बनाया गया था। तो उसका एक अलग महत्व होता है, इंपॉर्टेंस होता है। चंपाई सोरेन भी मंत्री थे, रामदास सोरेन को भी मंत्री बनाया गया है, वही विभाग मिलेगा ये भी तय है। मतलब कि चंपाई सोरेन को रिप्लेस करने की तैयारी है। कोल्हान के नए टाइगर के रूप में रामदास सोरेन को जेएमएम की तरफ से, हेमंत सोरेन की तरफ से एस्टेब्लिश करने की कोशिश हो रही है, लोगों के बीच बताने की कोशिश होगी कि देखिए भाई, अब यही है हमारे कोल्हान के टाइगर। आशुतोष जी, ऐसे में यह भी समझना जरूरी हो जाता है कि रामदास सोरेन पहले भी 2 टर्म से विधायक रह चुके हैं और इस बार उन पे इतना भरोसा क्या इसलिए जताया गया है क्योंकि वो संगठन के आदमी हैं। जेएमएम में, पार्टी में, संगठन में वो पदाधिकारी के तौर पर संगठन को जिला स्तर पर लीड करते आए हैं। तो संगठन के व्यक्ति को अगर भरोसे के लिए समझा है तो कोशिश ये होगी कि पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के समर्थक हैं, वो जुड़े रहें चंपाई सोरेन के साथ, वो न शिफ्ट कर जाएं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। चंपाई सोरेन के बाद सबसे दूसरे नंबर पर कोई लोकप्रिय नेता आते हैं तो रामदास सोरेन आते हैं कोल्हान में। दीपक बिरुआ भी आते हैं लेकिन वो तीसरे नंबर पर हैं। दीपक बिरुआ के खिलाफ क्या बातें चली गई, हालांकि वो मंत्री हैं, पहले से ही मंत्री हैं, लेकिन कहा जाता है कि चंपाई सोरेन से भी उनकी नज़दीकियां थी। तो उस तरीके से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रामदास सोरेन को चंपाई सोरेन की जगह मंत्री बनाया जाकर के जिम्मेवारी दी जा रही है, वो जिम्मेवारी दीपक बिरुआ को नहीं दी गई, इसी वजह से। अब रही बात कि
रामदास सोरेन को ही क्यों, तो उसमें एक और रीजन है। देखिए, घाटशिला से विधायक हैं और बाबूलाल सोरेन यानी कि चंपई सोरेन के जो पुत्र हैं उनको घाटशिला से ही लड़ाए जाने की बात चल रही है। 2009 में प्रदीप बलमुचु को उन्होंने हराया था, हालांकि वोटों का अंतर 1100 समथिंग था। 2019 में प्रदीप बलमुचु तीसरे नंबर पे थे, बीजेपी के जो कैंडिडेट थे वो दूसरे नंबर पे थे। ठीक ठाक वोट से जीते थे रामदास सोरेन और लगातार क्षेत्र में उपस्थिति रही है, मजबूत नेता के तौर पर सामने आते रहे हैं। तो चक्रव्यूह में चंपई सोरेन ने जिस तरीके से हेमंत सोरेन या शिबू सोरेन को झटका दिया है, उसी तरीके से हेमंत सोरेन एक स्ट्रेटजी के तहत आगे बढ़ रहे हैं और रामदास सोरेन के जरिए कोल्हान में चंपई को चक्रव्यूह में फांसने की कोशिश हो रही है। घाटशिला से अगर बाबूलाल सोरेन लड़ते हैं और मंत्री बन के जाते हैं या ये लोग तक मैसेज पहुंचता है कि जीतेंगे तो मंत्री ही बनेंगे, तो उसका इफेक्ट कुछ और होता है। तो उस तरीके से मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि किसी भी सूरत में बाबूलाल सोरेन को वहां से नहीं जीतने दे। और चंपई सोरेन का जो ये है 67 साल उम्र भी हो चुकी है, तो वो अब ढलान की ओर है, 7 बार के विधायक रह चुके हैं, हालांकि वो सरायकेला से हैं। तो नया जनरेशन में जिस महत्वाकांक्षा की वजह से चंपई सोरेन गया, चूंकि आरोप लगता है जेएमएम के लोग या महागठबंधन के लोग दबी जुबान ये जरूर कहते हैं कि वो अपने पुत्र के लिए टिकट चाह रहे थे, घाटशिला से लड़ाना चाह रहे थे, जिसके लिए हेमंत सोरेन तैयार नहीं हुए और उसके बाद से इनका रुझान उधर चला गया, इधर से टूटने लगा। हेमंत सोरेन टिकट देते भी कैसे प्रॉमिस करते। रामदास सोरेन कद्दावर नेता है, वहाँ के सिटिंग विधायक हैं, उनकी जगह कैसे बाबूलाल सोरेन को टिकट देते, उनके पास भी मजबूरियां थी। तो ये सारी चीजें हैं। रही बात रामदास सोरेन के परफॉर्मेंस की कि वो कैसा क्या वाकई में जिस सोच के तहत उनको ये बड़ी जिम्मेवारी दी जा रही है, क्या उस सोच पर उन उम्मीदों पर खड़े उतरते हैं। चुनाव का परिणाम जरूर बताएगा। कोल्हान, खासतौर पर कोल्हान की 14 सीटों का जो नतीजा निकलता है, रिजल्ट निकलता है, वो जरूर बताएगा। थोड़ा सा और डिटेल दे देते हैं कि रामदास सोरेन के बारे में कि क्या कितनी पढ़ाई हुई है, कितने केसेस वगैरह हैं, कितने। अब तो सब जानने को इच्छुक होंगे। अभी तक तो एक आम विधायक थे, संगठन के नेता थे, लेकिन अब मंत्री हो गए हैं तो मेन स्ट्रीम में दिखने चाहिए। तो हम अपने दर्शकों को चाहेंगे कि वो जान ले कि रामदास सोरेन हैं क्या और उनके बारे में क्यों इतनी बातें हो रही है। जी आशुतोष। बिल्कुल, देखिए इनकी जो संपत्ति है वो 9,60,36,413 रुपया, ये घोषित संपत्ति, यानी कि चुनाव के वक्त में 2019 की बात मैं कर रहा हूँ, जो हलफनामा देना होता है कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कैश है, क्या है, वो सारी चीज़ें, तो उसमें उन्होंने खुद से एफिडेविट दिया है। तो वो 9,60,36,413। उस तरीके से 2014 में अगर बात करें तो 2014 में जो उन्होंने चुनाव लड़ने के वक्त दिया था, उस समय था इनका 6,06,35,612। इसके अलावा 2005 की बात करें तो उस समय इन्होंने जो एफिडेविट दिया था, उस समय 31,04,001 रुपया का इन्होंने जो एफिडेविट दिया था उसके मुताबिक ये है। और इनकी जो उस समय जो 2009 में आयु थी वो 47 साल है, फिलहाल 61 साल के हैं। घाट या पूर्वी सिंहभूम के ये जिलाध्यक्ष भी हैं, फिलहाल पार्टी के जेएमएम के जिलाध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा और कुछ ये तो देनदारी के नाम पर इनके पास फिलहाल नहीं दिख रहा है, यानी शून्य है, मतलब किसी बैंक से लोन हो रहा है या बाकी जगह से कर्जा हो रहा है, ये सब नहीं है। कार लोन ये सब जो होता है, हाउस होम लोन, ये सारी चीजें। इसके अलावा इनकी जो आपराधिक मामलों की थोड़ी बात कर लें तो क्या है इनका। आपराधिक मामले की भी बात करेंगे, पहले इनकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में बता देते हैं कि ये कोऑपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर से ग्रेजुएट हुए हैं। कुछ केसेज हैं, शैक्षणिक योग्यता भी ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं, और जो संपत्ति का लोगों को ये समझ में आ रहा कि तेजी से बढ़ी है, तो वो संपत्ति जो घोषित संपत्तियां होती है उसमें चल अचल संपत्ति होती है, और जिस तरीके से जमीन का और इन सब का रेट बढ़ रहा है तो इस लिहाज से उसका वैल्यूएशन बढ़ा है, तो वहाँ से लेकर यहाँ तक का सफर तय किया उन्होंने। फिलहाल रामदास सोरेन कितने दिन मंत्री रह पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। हेमंत सोरेन ने जिन उम्मीदों से उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उन उम्मीदों पर खड़े उतर पाते हैं कि नहीं। इस बीच आशुतोष जी, एक चीज और है, क्या रामदास सोरेन जेएमएम के धनुष के वो तीर साबित होंगे जो एक तीर से दो निशाना साधेगा, चंपई सोरेन भी और बाबूलाल सोरेन भी, क्योंकि आप इस ओर भी इशारा कर रहे हैं
कि अगर चुनाव में बाबूलाल सोरेन उतरते हैं तो रामदास सोरेन उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। तो एक तीर से दो निशाना हेमंत सोरेन साध रहे हैं। एक तीर से दो नहीं, बल्कि एक तीर से कई निशाने साधे जा रहे हैं और सब लोग टारगेट पर है। कोल्हान टारगेट पर है, घाटशिला में बाबूलाल सोरेन टारगेट पे हैं, चंपई सोरेन निशाने पर हैं। यानी कि जिस तरीके से चंपई सोरेन कोल्हान टाइगर के रूप में आज की तारीख में जाने जाते हैं, रामदास सोरेन को भी आने वाले दिनों में उसी तरीके से कद बढ़ाना है, उसी तरीके से आगे बढ़ाना है, ये कोशिश हो रही है। और रामदास सोरेन जाहिर तौर पर फिलहाल जो चीज़ें नज़र आ रही है, हेमंत सोरेन के ब्रह्मास्त्र कहे जाएंगे और जरूर चक्रव्यूह में फंसते हुए नजर आ रहे हैं चंपई सोरेन और बाबूलाल सोरेन भी। अब इस चक्रव्यूह से को भेद पाते हैं या अभिमन्यु की तरह नहीं भेद पाते हैं, ये चुनाव का परिणाम बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी। तो रामदास सोरेन के बारे में हमने पर्याप्त जानकारी देने की कोशिश की है। उनकी शैक्षणिक योग्यता, उन पर दर्ज आपराधिक मामले, उनकी संपत्ति और अन्य जानकारी, इसके साथ साथ हमने ये बताने का प्रयास किया है कि क्या रामदास सोरेन चंपई सोरेन के जाने से खाली हुए जगह को भर पाएंगे या फिर उनसे ज्यादा प्रभावशाली संगठन के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव में हो सकते हैं। और चंपई सोरेन ने पार्टी को जितना नुकसान पहुंचाया है, क्या उसका बदला ले सकते हैं चंपई सोरेन से चुनावी मैदान में रामदास सोरेन? ये देखना दिलचस्प होगा। आपकी राय जानना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर हमारे साथ साझा करें। फिलहाल इतना ही, और तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार, जोहार।